यह सही है कि बॉर्डर पर जवान मर रहा है, और यह बिल्कुल सही है कि देश के अंदर किसान मर रहा है, लेकिन इतना ही और कड़वा सच यह भी है कि आज की तारीख में देश के अंदर युवा और नौजवान भी मर रहा है। यह स्थिति है। तो एक इंसान जो कहता है कि देश 65% युवाओं का है, युवा है भारत, उन युवाओं की कब्र खोद दी श्रीमान मोदी जी ने। इतना धोखा दिया, इतना धोखा दिया कि आज की तारीख में इस समय तो जो उनके अंधभक्त थे ना, उन अंधभक्तों में भी अधिकतर अब सड़क पर साथ में आ रहे हैं निकल के, और मोदी जी को डिसलाइक कर रहे हैं, बार बार डिसलाइक कर रहे हैं। यह स्थिति आ गई है। तो उनको किसान की चिंता नहीं है, उनकी जवानों की चिंता नहीं है। जवानों के ऊपर तो बड़ी, उनकी जवानों की शहादत के ऊपर वो मतलब राजनीति करते हैं, ये हाल उनका है। और छात्रों को आप देख ही रहे हैं। जहां तक किसान की बात है, किसान की आत्महत्या माननीय मोदी जी जब से आए हैं दुगनी हो गई है, बताएं। और वो आंकड़े भी बंद कर दिए देने। ये हालत माननीय मोदी जी के है, तो पूरा देश तबाह हो रहा है। ये बहुत सीधा सा है कि इस देश के किसानों को, इस देश की कृषि व्यवस्था को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए ये तीनों कानून लाए गए। प्रधानमंत्री तो जो मन में आ रहा है वो कह रहे हैं कि किसानों की भलाई हो जाएगी और किसान अपनी कहीं भी जो है वो बेच सकता है अपनी जो फसल है। लेकिन अगर आज का प्रधानमंत्री का इस विषय पर जो उन्होंने बोला है, करीब 17 मिनट इसी विषय पर उन्होंने बोला है, जो कल ये कानून पास हुए हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 85% किसान वो हैं जो बहुत छोटे किसान, जिनके पास 1 एकड़ जमीन है या 2 एकड़ जमीन है या 1 हेक्टेयर है या 2 हेक्टेयर है। अगर 1 एकड़ है तो 5 बीघा मान लीजिए आप, 2 है तो 10 बीघा, बिल्कुल 2 हेक्टेयर अगर मान लें तो 1 हेक्टेयर में 12.5 साढ़े 12 बीघा होती है, तो 25 बीघा जमीन मान लीजिए। अगर इस देश के 85% किसान इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि उनके पास 5 बीघे 4-5 बीघे से लेके और 20-25 बीघा जमीन है, तो आप किसान की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। 5 से 10 बीघे वाले हैं, 5 से 10 बीघे वाले हैं। तो आप अब देखिए, मैं किसान रहा हूं, मेरे घर में मेरे दादाजी के समय से किसानी होती रही, खेती होती रही, आज भी जमीन है, हम उसे करते हैं। और आप भी किसान के बेटे हैं, आप इन सारी चीजों को जानते हैं कि किसान की असली दिक्कत क्या है। तो इतनी छोटी सी जमीन में बमुश्किल अपने परिवार का गुजारा होता है, और उसमें भी आप कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करें तो इसका मतलब यह है कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया और गुलाम बन गया साथ में। मजदूर कैसे कि हुक्म चलाना, खेती उसी के है, लेकिन उस खेती में क्या बोना है उसको वो बताएगा वो जिसके साथ वो कांटेक्ट करेगा। कैसे बोना है, कैसे करना है, उसके लिए कौन बताएगा? वो बताएगा जिसके साथ कांटेक्ट किया है। और किसान अपनी ही जमीन में बताएगा वो, करेगा वो, उसका कोई उसकी मर्जी नहीं होगी क्या उसे बोना है, कैसे बोना है, कुछ नहीं बोना। जमींदारी प्रथा को शुरू किया, निश्चित रूप से जमींदारी प्रथा नहीं, उससे भी भयानक प्रथा है। जिस तरह से ये जमीन धीरे 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 धीरे, क्योंकि किसान बहुत गरीब है, बहुत उसकी स्थिति जो है बहुत कमजोर है, तो जमीन उसके हाथ से निकलकर और मोदी जी के जो यार हैं उद्योगपति, पूंजीपति, धीरे 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 उनके हाथ में चली जाएगी। एक तो ये इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, और प्रधानमंत्री इस बात को घुमा रहे हैं जी। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री की बात पर 1 सेकंड के लिए भी विश्वास करने से पहले इस देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को प्रधानमंत्री का जो पिछला व्यवहार है, उनका आचरण है, उनका चरित्र है, उसको देखना चाहिए कि कितना वो झूठ बोलते हैं, कितना वो सच बोलते हैं। तो जो आश्वासन लगातार दे रहे हैं कि एमएसपी मिलेगा, तो उस पर आपका भरोसा नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं आश्वासन की जरूरत ही नहीं। हाँ। ये आश्वासन आप अपनी यारों को भी दे सकते थे कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट खेती करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, उनसे समझौता कर लो, किसानों से उनसे बात कर लो, उनसे जैसे आपको जमीन करनी है, जैसी पैदावार चाहिए, जो उनसे उसमें खेत में से फसल आपको लेनी है आप ले लो, कर लो उनसे सीधी। आप उनका देते ना आश्वासन। आप ये किसानों को आश्वासन क्यों दे रहे हैं कि एमएसपी नहीं हटेगा, मंडियों की व्यवस्था नहीं हटेगी? हम बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं।
आप लिख दीजिए इन कानूनों में कि एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार C2, जिसमें किसान की लागत के अलावा उसकी मेहनत भी शामिल है, ईमानदारी से वो C2 पर 50% ज्यादा हम एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निश्चित करेंगे। उसके बाद आप दे दीजिए, करिए आप जो भी कुछ करना। और दूसरा कि किसी भी हालत में अगर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट के समय या उसके जब कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है, अगर किसान को माने कुछ पैसे की जरूरत होती है, बहुत गरीब स्थिति में जरूरत हो ही सकती है, शादी विवाह बच्चों की के लिए हो सकती है, उनकी पढ़ाई के लिए हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी ने सब चीज प्राइवेट कर दी। स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, जो सरकारी शिक्षा है उसको पूरी तरह से बर्बाद करने का इंतजाम कर दिया है, कर भी दिया है। तो अब जो शिक्षा है वो प्राइवेट मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी तो महंगी मिलेगी। और अगर कोई किसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता तो पैसे तो चाहिए, तो हो सकता है हारी बीमारी के लिए, शादी विवाह के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़े और फसल अभी तैयार नहीं है, तो जिसके साथ कॉन्टैक्ट है वो हो सकता है कि साहब मुझे पैसे दे दिए, कुछ पैसे अपने इसमें वो लग जाएंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि स्थिति गंभीर है। किसान इस तरह से पैसे लेगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब जो बैंकों से लिया हुआ कर्जा है उसे नहीं पटा पा रहा किसान, तो ऐसी स्थिति उस समय आएगी और फिर यह होगा कि जो जिससे पैसा ले लिया उन पूंजीपतियों से, वो जमीन किसान की सीधे सीधे तो उन आप ये कह रहे पूंजीपतियों हैं के कि हाथ में चली जाएगी, जो आजादी से पहले जो किसानों की हालत थी उससे भी बदतर, उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। और फिर जैसे ही जमीन, किसान की जमीन, कम से कम ये जो 85% जो कमजोर किसान है, इनकी जमीन जिस समय जिस दिन उनके हाथ में पहुंच जाएगी, पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के और मोदी जी के यारों के हाथ में पहुंच जाएगी, उस दिन आप समझ लीजिए वो किसान को लात मार के बाहर निकालेगा। और जो मैं कह रहा हूं, किसान अपनी जमीन पर मजदूरी नहीं, उसकी जमीन भी जाएगी और गुलाम बनकर रह जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक जो भी कुछ हो रहा है वो पैसे वालों के हिसाब से हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक ने कहा है कि कोर्ट में जो पैसे वाले हैं उनको जो है फैसले उनके हक में हो जाते हैं। ये स्थिति है। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो किसान हैं, अगर कोई कानूनी पेंच फंसता है तो किसान इतने बड़े उद्योगपति के सामने केस तक नहीं लड़ पाए। अरे आप किसान को देखिए, वो पटवारी के सामने, जो कानून को है उसके सामने, थाने के सिपाही के सामने, नायब तहसीलदार के सामने, उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, कुछ नहीं कर पाता। तो ये तो सब जब पचड़े में फंसेंगे और तब उसके लिए जो है वो बता दिया गया कि एसडीएम जो है उसको उसमें बीच में रखा जाएगा, समझौता वगैरह अगर कोई होगा तो उसके विषय में एसडीएम को अधिकार दिए गए। जो एसडीएम आज की तारीख में किसान को पूरी तरह से मतलब उसकी बात ही नहीं सुनने को तैयार है, उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, उसके लिए काम करने को तैयार नहीं है, एसडीएम तक पहुंच ही नहीं उसकी, तो वो काम क्या करेगा बेचारा। भाई जो चंद बड़े किसान, मैं मान लेता हूं कि कुछ हैं किसान या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो समझदार हैं, इतने जो 2 से 4%, 2 से 4, मुश्किल से 2 से 4% है, वो अगर अपनी कोई बात कर ले तो कर ले। बाकी असली बात यह है कि जो 85% जो किसान है, मैं मोदी जी की भाषा में बोल रहा हूं, 85%। मोदी जी ने कहा है कि 85% छोटे किसान है, और 85% का मतलब होगा 11.5 करोड़ इस देश में किसान हैं आज की तारीख में। आप सर कह रहे हैं किसानों की जो हालत है वो इससे बद से बदतर होगी, आप जिस बात को कह रहे हैं, लेकिन गांव में किसानों के साथ ही साथ जो मजदूर जो रहते हैं, जो किसानों के खेतों में काम करते हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप देखिए कि जब किसान ही तबाह हो गया, भाई किसान तबाह हो गया ना, तो किसान उनके लिए मतलब एक तरह से रोजगार जो मिलता था खेती में, किसान के घर में, उसमें खेत में मिलता था मजदूर को, और अब मजदूर खत्म हो गया। तो वो जो किसान का आपस का रिश्ता होता था, भाई गांव बिरादरी के नाते थोड़ी शर्म लिहाज होती थी, तो आदमी हारी बीमारी में वो कई चीजों का ध्यान रखता था। लेकिन अब तो वो आ गया, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं ना, आप इसको ऐसे समझे, आप बड़ी बड़ी कंपनी है, कंपनी बनी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना हुआ है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद चलाने वाले कौन है? एग्जीक्यूटिव, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या जो है उनके जो मैनेजर हैं वो चलाते हैं। जब उनसे पूछा जाए भी मालिक कहां के, मालिक है ही नहीं कहीं भी।
मालिक कहाँ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ है? नहीं कहीं भी। आप ढूंढते रहिए ना, मालिक मिलता ना कोई मिलता, वो नीचे के कर्मचारी है वही मिलते हैं। उठा रहे हैं मोदी जी लगातार कानून वो समझा रहे हैं कि भाई ये कानून आपके हक के लिए है, आपका एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आज उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने जो है धान को जो है रबी की फसल में बता दिया, जबकि जो है धान जो है खरीफ में आता है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि जब धान को आप रबी की फसल में बता रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तो वहां जो गुजरात में मैंने देखा किसानों का, तो कैसी किसानी करी है, कैसे किया है, और चाय भी बेची नहीं बेची, जन क्या क्या करे। वो भगत राम का देखो, भगत राम बता रहे हैं कि जो जन्मदिन पर उनको जो बधाई दी ना कि किस तरह से, जो 32 साल मैंने जो है वो भिक्षा लेके खाई, तो भगत राम का देखिए आप 5 मिनट का बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि कैसे मोदी जी बड़े आराम से झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं इसीलिए पहले अभी थोड़ी देर पहले बात कही, मोदी जी की बात पर 1 सेकंड के लिए भी विश्वास करने से पहले पिछला उनका आचरण पूरा देखिए। 2014 में जो उन्होंने देश की जनता को भाषण दिया, वादा किया, भाषण नहीं वादा किया, आप उन सबको देखिए। सर एक आखिरी क्या मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, उन सबको देखिए आप, क्या एक भी वादा पूरा किया? क्या नोटबंदी जिस लिए लागू की गई थी वो सब पूरा हुआ? 50 दिन पूरे हो जाएंगे कि जब 50 दिन में अगर नहीं कुछ होता तो जिस चौराहे पे कहूंगा आ जाओ, चौराहे तो बतेरे किसी पे भी आ जाओ, है नहीं है? तो मोदी जी की बात पर विश्वास, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही, और आप हालत देख रहे हैं कि पूरे देश के बेरोजगार किस तरह से सड़कों पर निकले हुए हैं, किस तरह से नाराज हैं। ये इस स्थिति है, तो किस व्यक्ति का वो विश्वास करें जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता है? विश्वास जो है खो दिया है। नहीं, विश्वास तो है ही नहीं, है ही नहीं विश्वास, क्योंकि मोदी जी से मैं समझता हूं कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति होगा ही नहीं जो इतना झूठ बोलता होगा। और एक और बात मुझे बड़े दुख के साथ कहनी पड़ी है, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री या नेता नहीं होगा जो चंद उद्योगपतियों की चौखट को चूमता हो और उनके कहने पर, उनके अनुसार, उनके लिए पूरे देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ हो, उनकी गोदी में डालने के लिए बैठा हुआ हो। मैंने इस तरह का कोई इंसान, कोई नेता मैंने नहीं सुना दुनिया में कोई होगा जैसे मोदी जी हैं। पूरा देश तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन उन्हें अपने यारों को मालामाल करना। अभी किसानों ने एक बड़ी चेतावनी दी है, 25 तारीख से देश भर में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है सबके बाद? बहुत देखिए, आंदोलन तो इस देश में अब जबरदस्त तरीके से चलेंगे, और आंदोलन अब कई स्तर पर चलेंगे। सरकार को देना होगा जवाबदेह सरकार। आंदोलन छात्रों के चल रहे हैं, छात्रों के चलेंगे आंदोलन, और जबरदस्त तरीके से जो नौजवान बेरोजगार है इस देश में वो आंदोलन करेगा, और किसान करेगा, मजबूती से करेगा। 25 तारीख से लेकर आगे तक करेंगे। हम भी, हमारी राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी और हम सब मिलके उनको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये केवल किसानों की बात नहीं है अरुण जी, आप देखें कि किसानों से जुड़ी हुई बात नहीं है। जैसे आप एक चीज से समझ जाएंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, छूट दे दी मोदी जी ने। आज अपने उसमें कहा भी लाइव उसमें कि भाई अनाज है और चावल है, आलू है, प्याज है और खाद्य तेल है, इन सब पे जो रोक थी सब हटा दी। तो आप अनुभव देखिए कि इस देश का व्यापारी, इस देश का उद्योगपति देश और देश की जनता के लिए नहीं जीता, वो अपने लिए और अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए जीता है। देश की जनता भाड़ में जाए, जमाखोरी बढ़ेगी, लेना 100% जमाखोरी बढ़ेगी, और जमाखोरी जब बढ़ेगी, इन्हीं की जो फसल हैं जो किसानों से ली जाएंगी, कौड़ियों के भाव, एमएसपी खत्म हो ही जानी है, उसका सारा इंतजाम हो ही गया, तो ये जो कौड़ियों के भाव ली जाएंगी, उन्हीं फसलों को वो 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 6 गुने दामों में बेचेंगे। और जब बेचेंगे तो उसका असर केवल किसानों पर नहीं पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा, मजदूरों पर पड़ेगा, और उसका असर पड़ेगा मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, उन सब पर असर पड़ेगा। कोई भी बचेगा नहीं। जो चीज 100 रुपए में खरीदेगी वो चीज 200, 250, 300 रुपए में बड़े आराम से मिलेगी। किसान को खरीदनी पड़ेगी, ये बात आप कह रहे हैं। क्योंकि देखा जाता है सर, जो छोटा किसान है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है, इतनी उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपनी जो फसल है उसको स्टोर कर सके। कई बार देखा गया जो आलू के जो किसान रहते हैं उनको अपने आलू छोड़ना पड़ जाता है, वो किराया तक नहीं दे पाते स्टोर का, कोल्ड स्टोर का, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो कम से कम किसान तो स्टोर नहीं कर पाएंगे अपनी फसल को। नहीं, आप देखिए किसान की स्थिति है ही नहीं। अरुण जी, आप और हम तो सब किसान के बच्चे हैं,
किसान हैं, हम तो सारी चीजें जानते हैं कि किसान की बेचारे की स्थिति नहीं, क्या स्टोर करेगा जिसको रहने के लिए घर से ढंग नहीं कई है। बार देखा जाता है जो गन्ना किसान है, जब उसको 300 के 300 सवा 300 का रेट मिलता है, उससे पहले 250 में और 200 में कोल्लू में बेच देते हैं। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, एमएसपी भी मिल रहा है, निश्चित रूप से मिल रहा है, निश्चित रूप से वैसे बेचा। और दूसरा, आप इसको इस तरह से भी देखिए कि जब ये सारी, एक किसान है, मोदी जी ने बड़ी मजेदार बात की है, क्योंकि लच्छेदार बात करने में और सपने दिखाने में, झूठ का आडंबर खड़ा करने में दुनिया में उनसे नंबर 1 कोई है ही नहीं, वही है नंबर 1। नंबर 1 से भी आगे कुछ हो सकता है तो वही है। उन्होंने एक बात कही कि अब किसान, उसकी जो फसल है अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकेगी। कहां बेचने जाएगा? मोदी जी ने बताया कौन से देश में बेचने जाएगा। अरे जो आदमी अपनी फसल अपने जिले के उसमें मंडी में बेचने तक नहीं जा पाता है, किराया नहीं दे पाता, उसमें नहीं जा पाता, वो विदेशों में बेचने जाएगा। क्योंकि उसमें देखा जाता है, आदमी को शर्म लिहाज थोड़ी तो होनी चाहिए बोलने से पहले। भाई, किसान की स्थिति को देख के, उसकी जो परिस्थिति है उसको देख के जरा बोलो। आप जो जिले में नहीं जा पाता विदेश में जाएगा, अब दूसरे राज्य में नहीं जा सकता, और तुम ही कह रहे हो 85% की तो ये हालत है नहीं है? तो उन स्थिति। और दूसरा, आप देखिए कि इस तरह से जो उन्होंने कहा कि मंडी समिति खत्म नहीं की जाएंगे, खत्म तुम कुछ भी नहीं करते, खुद खत्म, लेकिन तुम जो व्यवस्था करते हो, जो तो कानून लाते हो, उसमें सब कुछ अपने आप खत्म हो जाता है। एक तरफ आपने एक व्यवस्था चला दी, तुम्हारे यार लग गए उस पर काम पे, वो खरीदना शुरू करेंगे, शुरू में महंगे दाम पे खरीदेंगे, उसके बाद इतने समय में 2-3 साल में मंडी समितियां बर्बाद हो जाएंगी और फिर वो ही रह जाएंगे। तो जिन्होंने पहले खरीदा तेज, बीजेपी के साथ जो सहयोगी भी थी अकाली दल, हरसिमरत कौर ने कहा कि जिस तरीके से जियो ने फोन दिए, डाटा दिया, फिर कब्जा कर लिया, तो वही स्थिति होने वाली है 100%। भाई, ये तो सबके सामने उदाहरण है, इसके लिए तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सबके सामने उदाहरण है। और आप देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जियो ने सबको बांटे और एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया, और मोदी जी ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को जिसको मिला दिया, पूरे अपने यार की झोले में डालने के लिए तैयार हैं, उसी जियो वाले की में अंबानी को देने वाले हैं। तो ये जो सारा षड्यंत्र है, कहना कुछ करना कुछ, और एक बहुत, क्योंकि लोग इतने समझदार नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, लोगों की स्थिति बड़ी भयानक है इस समय। जिस समय आप आज और हम बात कर रहे हैं, देश के 110 करोड़ लोगों की हालत बहुत बुरी है। वो उन्हें रोटी कैसे खा रहे हैं ये वही जानते हैं। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब देश में 381 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, तब कितनी भयानक स्थिति होगी किसानों को। अगर ये वाकई में जो मतलब किसानों के मददगार हैं या किसानों के हमदर्द हैं, तो मोदी जी को 3-4 काम करने चाहिए, मैं गिनाता हूं, उनको समझ में आ जानी चाहिए। नंबर 1, इस देश के किसानों पर जो कर्जा है, सभी किसानों पर, 11.5 करोड़ किसानों पर जो भी कर्जा है, किसी पे 1 रुपया, किसी पे 10 लाख, जो भी है, बिना किसी भेदभाव के किसानों का पूरा कर्जा एक बार पूरी तरह से माफ करो, पूरी तरह से कर्ज मुक्त करो किसान को। सरकार के पास खुद पैसा नहीं है। अजी मैं बताऊं, सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार का खजाना तो मोदी जी ने एंड कंपनी इनकी जो भी है, इन्होंने लूट लूट के अपने घर भर लिया। सर जीएसटी नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा। नहीं, वो राज्यों को जो जीएसटी नहीं दिया जा रहा, वो एक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के तहत वो जीएसटी नहीं दिया जा रहा। और वो षड्यंत्र ये है कि राज्यों को पूरी तरह से आप केंद्र पर निर्भर कर दो, हर चीज के लिए वो केंद्र पर निर्भर हो जाए। और फिर जब सब कुछ केंद्रीय करेगा, तो ये जो लोकतंत्र है, जो हमारी जो प्रणाली है, इस संसदीय प्रणाली को खत्म करके पूरी तरह से राजतंत्र कायम करना, उसके लिए ये सारी व्यवस्था सब की जा रही है, बहुत सोची समझी साजिश के तहत है। इसको यूं मत सोचिए कि ऐसे ही किया जा रहा है। जो उनकी खोपड़ी चलती है, उस पूरी जो टीम है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो पूरा कब्जा करके इस देश में राजतंत्र, राजा का राज स्थापित करना चाहते हैं, और उनका कोई मकसद नहीं है। लोकतंत्र को, संसद को खत्म करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं संसद को खत्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से बिल को पास किया गया, उस स्थिति को आप कैसे समझ रहे हैं? वोटिंग तक नहीं कराई गई, सवाल आप नहीं पूछ सकते, प्रश्नकाल को बंद कर दिया गया, आप इसको कैसे देखें? मैं तो पहले कह रहा हूं, मैं तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि राजतंत्र स्थापित हो गया, इस देश में राजतंत्र स्थापित हो गया। लोकतंत्र कहां रहा? जब संसद में प्रश्नकाल खत्म कर दिया, शून्यकाल खत्म कर दिया, जिस इतने महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हो रही है, आप उस पर वोटिंग क्यों नहीं करा रहे?
क्यों नहीं आपने वोटिंग कराई? क्यों आप ध्वनि मत से पारित करे चले जा रहे हो? आपको चाहिए था, आपकी ईमानदारी, आपकी फेयरनेस नजर आती। ठीक है भैया, चर्चा होगी जबरदस्त तरीके से और उसके बाद चर्चा के बाद में वोटिंग होगी। आपने नहीं कराई, क्यों जल्दबाजी? जल्दबाजी इसलिए है ना कि आपके हाथ में है, जो भी कुछ विपक्ष बोल नहीं पाएगा, जो मन में आए चुप कर दो। हालांकि विपक्ष ने बहुत कोशिश की। मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो आप थोड़ा सा छूट गई, एक तो किसान को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करो, और कर सकते हो क्योंकि 2004 के बाद से इस देश के उद्योगपतियों को हर साल 5 से 6 लाख करोड़ रुपए टैक्सों में छूट और भिन्न भिन्न तरह के वो उनको जो है सुविधाएं दी गई, उनका पैसा जो है उनको कर्जा माफ किया गया। और खुद मोदी सरकार ने ही पिछले 6 साल में 2014 के बाद में 661 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अपने यारों उद्योगपतियों का। ठीक है ना सर? और अभी आपने देखा हो जो विदेशों में भाग गए, उनका 68 करोड़ रुपया माफ किया अभी बहुत रिसेंटली। दूसरा एक चीज और, किसानों को, आप किसानों को एमएसपी जो मैंने बताया C2, उस पे 50% जो है स्वामीनाथन कमीशन का C2, एक्चुअल C2, उस पे आप वो दे दीजिए। तीसरा, उनको खाद और बीज अच्छी किस्म का और बिना किसी उस पर लाभ लिए जो उसकी कीमत है उस पर आप उसको उपलब्ध करा दिए। चौथा, उसको पानी जो है पानी उपलब्ध करा दीजिए ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी मिल जाए, और बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं उनको ठीक कर दीजिए ताकि बाढ़ से जो हर साल लाखों हेक्टेयर जो जमीन बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, वो ना हो। और एक चीज और वो कर दें जो बहुत इस सब के साथ में बहुत जरूरी है, और वो है, मैं समझता हूं कि जो डीजल है, क्योंकि डीजल किसान बहुत बड़ी संख्या में जो है उसको इस्तेमाल करता है, डीजल की कीमत वही कर दें जो यूपीए के जमाने में थी, जो यूपीए के जमाने में थी, क्योंकि बिजली तो आप दे नहीं सकेंगे, आपके बस की नहीं है। ठीक है, समझे? क्योंकि सर, हाँ कंप्लीट हो गया जी। तो सर एक बात ये भी है, ये सब आपने बताया, क्योंकि बीजेपी में एक नई परंपरा की शुरुआत की गई, कहा गया कि 70 साल के बाद अगर कोई नेता कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसके लिए रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। तो मोदी जी ने कंप्लीट कर लिया, क्या आपको लगा? बिल्कुल छोड़ के जाना चाहिए, और कम से कम इतनी शाम तो उन्हें आनी चाहिए कि देश को इतना बर्बाद कर चुके, अब तो कुछ तो छोड़ दो यार मेरे, थोड़ा बहुत कुछ तो छोड़ दो उसको, जो बचा सके, जो अच्छे लोग हैं कम से कम वो आके इसको बचा सके, देश को बचा सके। तुमने पूरा बर्बाद कर दिया। इसलिए मोदी जी को जो वो और लोगों के लिए कह रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए, कि 50-55 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे, 25 से 30 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे, वीआरएस कर देंगे। रेलवे को करने जा रहे हैं, रेलवे में 6-7 लाख जो पोस्ट हैं उनको खत्म करने जा रहे हैं, और एसबीआई का आपने सुन लिया 30,000 लोगों को वीआरएस की बात चल रही है। हालांकि 90,000 जो बीएसएनएल के जो कर्मचारी जिन्होंने उसके लिए वीआरएस के लिए अप्लाई किया है, उनको अभी पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं है सरकार के पास। तो ये जो चीज है, झोला लटकाओ और जाओ भैया, इस देश को छोड़ के जाओ, तुमने बड़ी इसकी सेवा कर ली, और सेवा ये देश तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करेगा।